गुड आफ्टरनून। आस्था आईएएस में बीपीएससी 70th की पीटी की तैयारी के लिए जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था कि हाउ टू फेस द इमर्जिंग चैलेंज रिलेटेड विथ बीपीएससी 70th। तो उस सीरीज में आज एक अलग टॉपिक का स्ट्रेटजी लेकर के आपके सामने आया हूं और इसका उद्देश्य ये जो सीरीज स्टार्ट किया है मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए बच्चियों के लिए है जो कि किसी कोचिंग में क्लास नहीं कर पा रहे हैं या कहीं रिमोट एरियाज में हैं। वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें। कई बार जैसे सेल्फ स्टडी में वो डिसाइड नहीं कर पाते, उनके सामने कई सारे चैलेंजेस होते हैं, कई तरह की चुनौतियां उनके सामने आती है कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें, ये सारी जो बातें होती हैं। तो उसी सीरीज में मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया था और अभी तक आप आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो उसमें हमने इकोनॉमी का, हमने फिर करंट अफेयर्स का और बिहार स्पेशल का 3 का स्ट्रेटजी मैंने खुद डिस्कस किया हुआ है। अदरवाइज आस्था आईएएस में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं 8 सेक्शन है, जैसे पीटी में आप 70th में जानते हैं कि 150 क्वेश्चन आता है, वो 150 क्वेश्चन 8 सेक्शन से आते हैं। तो यहाँ पे 8 सेक्शन के टीचर अलग अलग हैं। साइंस के टीचर अलग हैं, फिजिक्स के उसके इकोनॉमी के टीचर अलग, पॉलिटी के टीचर अलग, ज्योग्राफी के सबके टीचर अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्टार्ट ये प्लान सोचा कि चलो कुछ जितने सेक्शन, अधिक से अधिक सेक्शन का मैं अपने जो भी हमारा अपना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बच्चों के साथ जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जो एक्सपीरियंस बच्चों के साथ जो रहने का जो एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, उस बेस पे खुद अपने साइड से ऐसे सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी भी बताता हूँ जो खुद मैं नहीं पढ़ाता हूँ, कोई और टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आज जो डिस्कशन है, तो डिस्कशन में मैं जो आपके सामने स्ट्रेटजी लेके आया हूँ वो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। जैसे आप जानते हैं कि बीपीएससी 70th हम लोगों का टारगेट है, 70th पीटी, और इसमें आप जानते हैं कि 8 सेक्शन होते हैं। वो 8 सेक्शन फिर से एक बार आपको रिपीट करा दें, रिवाइज करा दें। साइंस का, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और फिर मैथ एंड रीजनिंग। ये जो 8 सेक्शन है इसमें आपकी ये स्ट्रेटजी क्या हो, इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं आजकल। तो उसमें आज का जो डिस्कशन है वो पॉलिटी को लेकर के है। आज पॉलिटी का आप क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, उसको कैसे प्रैक्टिस करें, इस बात को लेकर के आज डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो, जैसे आपका जो स्टडी मटेरियल होगा, एक बात तो क्लियर है कि भाई एक बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग की एक सच्चाई होती है कि या तो आपको क्वेश्चन आता है या तो क्वेश्चन नहीं आता है। बीच की स्थिति होने पे गलती होने के चांसेस रहेंगे, और गलती होगा तो पता चला कि मिलने के बदले उल्टा आपके यहाँ से निगेटिव मार्किंग में कुछ मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। तो जब निगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में हमेशा दो ही मोड का नॉलेज होता है, या तो नॉलेज होता है या तो नॉलेज नहीं होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि भाई आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास तो नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए हमने आपको पहले से भी बता रखा है कि एग्जाम हॉल में नॉलेज काम आता है। ये एग्जाम हॉल है और इसमें नॉलेज काम आएगा, और नॉलेज के लिए यहाँ पर ज्ञान काम आएगा। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक है कि एक सोर्स को 10 टाइम्स पढ़ें, या 10 सोर्सेज को एक बार पढ़ें, 1 टाइम पढ़ें। ठीक है। तो अब आप डिसाइड करके खुद बताइए कि नॉलेज के लिए क्या जरूरी है। 10 चीज को एक बार, पॉलिटी के 10 बुक, 10 तरह के नोट्स, 10 तरह के सोर्सेज को एक बार, या एक सोर्स को 10 बार। तो मेरा मानना यह है कि नॉलेज के लिए जरूरी है कि एक को 10 बार। अब वो एक आपको तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये 10 तरह के स्रोतों का यूज करके आपको एक तैयार करना पड़ेगा। या फिर कहीं कोचिंग आप कर रहे हैं तो उस कोचिंग से आपको मिल जाता है, वो एक टीचर आपको लिखवा देते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। या फिर आस्था ये इसका जो क्लास नोट्स है पॉलिटी का, उसका पीडीएफ आपको मिल जाए, आप रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, उसका पीडीएफ आपको मिल जाए, और उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल करके या अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे ही आप उसको एक बार उसको पढ़ जाते हैं आप।
ठीक है। तो ये, तो अब यहाँ पे मान लीजिए आस्था इसका नोट्स आपको नहीं मिल पाया, कोई टीचर से आप पढ़ नहीं पाए, तो सेल्फ स्टडी से अगर पढ़ना हो तो ये पॉलिटी का एक नोट्स मेरे पास कैसे बनेगा, यही आज का हमारा डिस्कशन है। तो डिस्कशन में आपको ध्यान रखना चाहिए कि फिर ये एक नोट्स बनाने के लिए हमें इंडेक्स तो बनाना ही पड़ेगा कि भाई मैटर हमें इकट्ठा करना है पॉलिटी का, तो जो जो पॉलिटी से रिलेटेड जो फैक्ट और कंसेप्ट है वो मुझे इकट्ठा करना है, तो उसका विषय सूची क्या होगा, ठीक है। और उस विषय सूची में जब आप जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये जो इंडेक्स है, ये जो विषय सूची है, इस विषय सूची का एक जो फर्स्ट जो टॉपिक होता है, मेरा जो मानना होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में, भारत में संवैधानिक विकास क्रम। और ये संवैधानिक विकास क्रम आप जानते हैं कि 1773 से शुरू होता है, रॉलेट एक्ट से शुरू होता है, और भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है, या उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक, क्लियर है। तो यहां पे जाते हैं तो एक तो ये हो जाएगा संवैधानिक विकास क्रम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास क्रम। एक तो इसको इंग्लिश में भी लिख दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये इससे रिलेटेड आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो सेकंड टॉपिक है संविधान सभा, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन, कितने मेंबर्स थे, पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स रह गए, कब उसकी फर्स्ट सिटिंग हुई, कब उसकी बैठक हुई, कौन उसके चेयरमैन थे, कौन उसके कहा जाए कौन उसके अध्यक्ष कौन थे, क्लियर है। उसके जो फॉर्मेट कमेटी है, प्रारूप समिति है, उसके चेयरमैन कौन थे, डिफरेंट जो कमिटीज वगैरह हैं, कितने साल कितने महीने में ये बन के तैयार हुआ, ये सारी बातें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जितनी बातें हैं, संविधान सभा से रिलेटेड जितनी बातें हैं, वो एक जगह पर आपके पास आ जाने चाहिए। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक ये आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड सारे फैक्ट आपके पास सेकंड चैप्टर में आ गए, तो फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, थर्ड। और थर्ड वाला थोड़े बड़ा होता है चैप्टर। मैं उसके लिए थर्ड चैप्टर में मेरा अपना जो एक्सपीरियंस कहता है, या मेरा एक एडवाइस ये कहता है, पॉलिटी के जो टीचर होंगे वो उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए जब हम नोट्स बनाने जाएं तो जितने भी 12 अनुसूचियां हैं, जो टोटल 12 शेड्यूल है, उस 12 शेड्यूल को एक फैक्ट का एक बेस बनाया जाए। फर्स्ट अनुसूची, उससे रिलेटेड जो स्टेट हैं टोटल, जो भारत में राज्य और संघ राज्य ये जो कुछ भी हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हम अनुसूची 1 में डाल दें, क्लियर है। हम सिर्फ इसको शेड्यूल को केवल 12 शेड्यूल और उसके सब्जेक्ट, शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है, 4 में क्या है, इतने तक इसको ना रखें। जब शेड्यूल 1 लें तो उसका विषय जरूर लिखें, लेकिन उसके नीचे उस विषय से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो सारे को शेड्यूल 1 वाले एक के पार्ट के रूप में ही मेंशन कर दें। इसका मीनिंग क्या हुआ, टोटल स्टेट्स कितने हैं, स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ, कौन सा स्टेट कब बना, इससे रिलेटेड, तो जो भी कितने यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट फॉर्मेशन का तरीका क्या है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बीच में, ठीक है, तो वहां से रिलेटेड, तो वो सारी बातें यहाँ पे ना लिख करके स्टेट से रिलेटेड, गोवा कब इंडिया में मर्ज हुआ, सिक्किम कब इंडिया में मर्ज हुआ, ठीक है, दादर नगर हवेली इंडिया में कब मर्ज हुआ, ये सारी जो बातें हैं, जो फैक्ट हैं, वो हम शेड्यूल 1 में डाल देंगे। उसी तरह से शेड्यूल 2, 3, 4, 5 जितने भी इस तरह के उस माने शेड्यूल को हम फैक्ट का प्लेटफॉर्म के रूप में, बास्केट के रूप में यूज करेंगे। एक शेड्यूल 1 से रिलेटेड प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उस बास्केट में डाल देंगे। शेड्यूल 2 एक उस तरह का बास्केट में सारी बातें डाल देंगे। शेड्यूल 3 में रिलेटेड बातें सारे डाल देंगे। शेड्यूल 4 में रिलेटेड बातें डाल देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, शेड्यूल एक एक्सटेंडेड फैक्ट का बेस है। तो ये 12 के 12 जो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, ये 12 अनुसूचियों को आपको एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करना पड़ेगा। 12 शेड्यूल्स जो हैं और इसके फैक्ट और इससे रिलेटेड, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें जितने फैक्ट इकट्ठा कर पाएंगे जो डायरेक्टली रिलेटेड है या इनडायरेक्टली है, तो वो आपके बड़े काम आएगा। क्लियर है। जो बिखरा हुआ फैक्ट है वो एक जगह हो जाएगा।
थर्ड। अब शेड्यूल जब हमने लिख दिया तो 3 के बाद फिर हम चले गए 4 पे, और 4 पे आप जानते हैं क्या आ जाएगा, प्रस्तावना। ठीक है, प्रियम्बल। और ये प्रियम्बल से जुड़े हुए, प्रियम्बल याद भी होने चाहिए, और उससे जुड़े हुए जो भी उसमें कंसेप्ट दिया हुआ है, जो फिलॉसफी उसमें है, उसका मीनिंग क्या, उसका मीनिंग है, कब कब प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया, उसमें कौन कौन से डेट लिखा हुआ है, ये सारी बातें प्रियम्बल का एक अगला चैप्टर आपका बन जाता है, अगला टॉपिक बन जाता है। और उसके बाद जब 4 नंबर के बाद, जब प्रियम्बल के बाद, तो ऑटोमेटिकली इसके बाद जब जंप करेंगे तो कहां पर चले जाएंगे, जितने भी अनुच्छेद हैं आज के डेट में, सारे कई सारे जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स में आप जानते हैं कि कई सारे डिलीट किए गए और कई सारे नए ऐड किए गए, और अभी के अनुसार मुझे लगता है कि टोटल 4 या उससे एक आध दो आगे पीछे कुछ होगा। ठीक है, ये मैं चूंकि पॉलिटिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसकी मैं स्ट्रेटजी केवल डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो स्ट्रेटजी आप अपने पॉलिटिक के टीचर के एडवाइस के अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटजी को अगर लगे कि सुटेबल है तो आप उसको पालन करिएगा, अदरवाइज जो टीचर आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं वही स्ट्रेटजी फाइनल स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, मेरा बस एक एडवाइस, नहीं कहा जाता कि राज्यसभा की भूमिका सलाहकारी है, बजट के मामले में राज्यसभा की भूमिका सलाहकारी है, तो मेरा भी इस पॉलिटिक के मामले में भूमिका सलाहकारी है। जो आस्था इसमें जो टीचर पढ़ाते हैं वो जो आपको सही वो जो स्ट्रेटजी बताए वही स्ट्रेटजी, अगर मेरा स्ट्रेटजी और उनके स्ट्रेटजी में डिफरेंस हो रहा हो तो वो जो जो पॉलिटिक्स सर पढ़ाते हैं या आप जहाँ कहीं पढ़ते हैं, ठीक है, उस टीचर की स्ट्रेटजी को मेरे स्ट्रेटजी के ऊपर माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे नहीं कहा जाता है कि समवर्ती सूची का कोई विषय है, कंकरेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है और उस विषय पे सेंटर और स्टेट दोनों के कानून बनते हैं, तो उसमें सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा, अगर सेंटर और स्टेट में दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो तो उसी तरह से ये बात मैंने आपको बताई। तो अनुच्छेद जितने भी हैं, ये अनुच्छेद जितने भी आर्टिकल्स हैं, आप ये 445 में एक यहाँ पे स्ट्रेटजी ये जरूर है, दो स्ट्रेटजी है यहाँ पे। एक स्ट्रेटजी है कि ये जितने भी आर्टिकल बाद में ऐड किया गया है, जैसे ए 21A, उसी तरह से आप जाएंगे तो 43A, 39A, 51A, ये सब बाद में ऐड किए गए हैं। 279A, ठीक है, तो इस तरह के जितने भी 269A IGST, 279A GST काउंसिल, तो जितने भी ये ऐड किए हुए हैं जो ए या बी करके आता है, वे सारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, वो सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था तभी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया है। क्लियर है? तो इसलिए एक स्ट्रेटजी इसको फॉलो करिएगा। दूसरा जो तरीका होता है, इसमें सन 2000 में, आज से करीब 23-24 साल पहले, मेरा सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में एक आर्टिकल छपा था पॉलिटिक के ऊपर ही, और उस पॉलिटिक के उस आर्टिकल में, ये ऑफिशियल है, ये बाद में बड़े सारे लोगों ने अपना जो पढ़ाया उसको, काफी लोगों ने उसको फॉलो किया, बहुत अच्छा चीज था कंसेप्ट के रूप में देखेंगे तो। उसमें ये था कि सेंटर, कई सारे जो आर्टिकल्स हैं, जो सेंटर रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं और स्टेट रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो सब मिरर हैं, बिल्कुल मिरर इमेज के रूप में होता है। जो यहाँ है वही उसमें कहा जाता है। 74 में, आर्टिकल 74 में अगर 89 जोड़ दीजिएगा तो वो 163 आ जाएगा। तो जो 74 में है वो 163 में है, जो 75 में है वो 164 में है, जो 76 में है वहां पे 165 में। तो इस तरीके से ये जो 74 से लेकर के और 211-12 तक, 211 तक 111 तक जाता है, ये सारे आर्टिकल में अगर 89 जोड़ देंगे तो जो सेंटर का होगा वही सारी चीजें राज्य का होगा। बस ये होगा, यहाँ पे लोकसभा होगा, राज्य विधानसभा होगा, वहां पे राज्यसभा है तो वहां पे राज्य विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये। और उसके बाद शायद 111 से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, 111 के बाद 112 से शायद 90 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा। 112 के बाद 90 जोड़ेंगे तो जो 112 में है वो फिर वहां उसमें 202 में आ जाएगा। ठीक है, 112 में बजट का डेफिनेशन है तो वहां 202 में बजट का डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन 111 में जो है वो वहां पर 90 जोड़ने से वो नहीं आएगा, वो उसमें 89 जोड़ने से आएगा। बीच में एक एक्स्ट्रा वहां पे एक थोड़ा सा चेंज आता है, उस चेंज को आप देखिएगा। राज्यपाल कई बार स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो इश्यूज होता है, उस जो आता है उसको अपने पास गवर्नमेंट भेजती है, उसको अपने पास प्रेसिडेंट के लिए होल्ड कर लेते हैं। ऐसा पावर सेंटर में प्रेसिडेंट के पास कुछ नहीं है, ये केवल गवर्नर के पास है, इसलिए यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। तो आर्टिकल 112 में 90 जोड़ेंगे तो जो 212 आएगा, 112 प्लस 90 202, उसमें सेम चीज है। 112 में सेंटर का बजट का परिभाषा है और 202 में जाएंगे तो राज्य बजट की परिभाषा है। फिर वो 90 जुड़ते हुए आगे की तरफ जाएगा, जहां तक जाए आप इस तरह से कई बार ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये एक ये है।
उसके बाद जो छठा टॉपिक है, 6 टॉपिक है, वो है संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्टिकल्स हैं या जो भी शेड्यूल वगैरह हैं, इसमें जो अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन उसको बोलेंगे, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, ये वाला। ये भी सारे के सारे ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद फिर 7th टॉपिक जो आ जाएगा, वो उसमें एक मिसलेनियस आप कर लीजिए, जो भी मिसलेनियस पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस कई सारे कमीशन होते हैं, आयोग वगैरह होते हैं, तो उससे या कई जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वगैरह हैं, उसका जो लिस्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आप इस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उस कंटेंट को अगर पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो बीपीएससी में जो पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन आता है वो आपका हल हो जाएगा। हमने क्या कहा कि ये एक आपके लिए क्या कहा, लिस्ट, विषय सूची, क्या पढ़ें, दूसरा कहाँ से पढ़ें। तो कहाँ से पढ़े के लिए क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग आपने जो नोट्स खुद से बनाया है या अदरवाइज आपने अरेंज किया है, उसको पढ़िए, ठीक है। याद होना जरूरी है यहाँ पे, और याद होने के लिए आप पॉलिटी पीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बीपीएससी के पॉलिटी पीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। उतना पढ़ने से फिर याद नहीं रहेगा कुछ भी, और उसका वो पढ़ा हुआ चीज बहुत कम हो सकता है कि एग्जाम हॉल तक जा पाए। तो इसीलिए आप अपने नोट्स को ही इतने अच्छे तरीके से, इंफॉर्मेटिव तरीके से बनाइए, जिससे कि इससे ही जो 10-12 क्वेश्चन आता है वो गलत आपसे ना होने पाए। क्लियर है? तो ये हुआ कि वो उसको पढ़िए। और फिर न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आता है, उसमें भी ये सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, उसको भी आप देखते रहिए। तो आपके पास एक बेस हो गया, और ये जो नए डेवलपमेंट हैं। अब है कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 2 तरीका है यहाँ पे। एक तरीका है कि 3 तरीका हो सकता है। एक, बीपीएससी में ही बीपीएससी 40 से लेकर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, नेट पर भी है, या अनसॉल्व भी मिलता है, या सॉल्व भी मिलता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पेपर में बीपीएससी 40, 41, 42, 43, 44, 45, इसमें जो भी 10-12 पॉलिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको जरूर उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो वहां से, चूंकि उसमें बहुत एक आध 2 क्वेश्चन ही होगा जो चेंज होगा, अदरवाइज ऑप्शन चेंज नहीं होंगे पॉलिटी से रिलेटेड। तो एक तो वो तरीका हो गया बीपीएससी से। और मान लीजिए अगर 20 बीपीएससी का, 20 से ज्यादा, करीब 30 बीपीएससी का पेपर आपके पास है, और 30 में अगर 10-10 क्वेश्चन भी है, तो 300 से 350 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां से। उसके बाद जो ये सारे टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन पेपर होता है पीटी का, उसमें भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जाएंगे तो बाकी जो स्टेट पीसीएस हैं वहां से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जाएंगे तो तो पहला कौन सा हुआ, बीपीएससी का। दूसरा कौन सा हुआ, अदर स्टेट का। तीसरा कौन सा हुआ, आस्था आईएएस में जो पीटी का यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलता है, उस टेस्ट सीरीज के पीछे के क्वेश्चन भी बड़े सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। तो वो सारे टेस्ट सीरीज के पेपर को भी आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तरीका हुआ बीपीएससी का। जो पॉलिटी वाले जो सेक्शन है उसके लिए एक स्ट्रेटजी था, लेकिन फाइनली फिर मैं यही बताना चाहूंगा कि मेरे सुझावों को मानिए जरूर, लेकिन जो टीचर पॉलिटी पढ़ाते हैं उनके बाद, ठीक है, उनसे जो 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 उनके साथ जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो उसको मत मानिए। जो मेरी वाली बात को छोड़ दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री जो बातें हो, जो दोनों में पूरक हो, उन्हीं बातों को मानिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम दूसरे कोई वीडियो लेकर के आपके बीच में आएंगे। थैंक यू।